गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10वीं विज्ञान भाग 1 पाठ दूसरा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। पिछली कक्षा में हमने डोबेराइनर का त्रिक और न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम देखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव रशियन वैज्ञानिक और प्राध्यापक रह चुके थे। पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में ये प्राध्यापक थे। मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज की और परमाणु द्रव्यमान यह तत्व का मूल गुणधर्म आधार मानकर उसने सभी ज्ञात 63 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम से व्यवस्थित रखा। इन तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के अनुसार मेंडलीव ने तत्वों की आवर्त सारणी की रचना की। मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के अनुसार मेंडलीव ने तत्वों के आरोही क्रम व्यवस्थित किए। मेंडलीव ने तत्वों को उनके आरोही क्रम से व्यवस्थित रखा और उसके लिए उसने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों का विचार किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। दो बातें यहाँ पे महत्वपूर्ण है। नंबर 1 कि मेंडलीव ने सभी उस समय के सभी ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम से व्यवस्थित रखा और उन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के अनुसार उन्हें सारणी अनुसार ही उसने सारणी की रचना की। अब हम देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। आवर्त सारणी में गुणधर्म के अनुसार उचित स्थान देने के लिए कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पुनः जांच किए गए। मेंडलीव ने आवर्त सारणी में गुणधर्मों के अनुसार तत्वों को उचित स्थान देने के लिए उनके परमाणु द्रव्यमानों की दोबारा जांच की। उदाहरण के तौर पर बेरिलियम का पहले परमाणु द्रव्यमान था 14.909, जिसको दोबारा जांच कर बदलकर 9.4 किया गया, जिससे बेरिलियम का स्थान बोरॉन से पहले हो गया या बेरिलियम को बोरॉन से पहले स्थान दिया गया। आवर्त सारणी में उस समय तक जिन तत्वों की खोज नहीं की गई थी, ऐसे तत्वों के लिए जगह रिक्त रखी गई। 3 अज्ञात तत्वों को उस समय खोजे गए या उस समय की आवर्त सारणी में 3 अज्ञात तत्वों के लिए जगह रखी गई और उन अज्ञात तत्वों को ज्ञात तत्वों के आधार पर जो तत्व ज्ञात थे उनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के आधार पर इन अज्ञात तत्वों को, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ऐसे अज्ञात तत्वों को एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन यह नाम देकर उसे बोरॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के साथ जगह दे दी गई और उनको 44, 44, 68 और 72 ऐसे परमाणु द्रव्यमान उनके हो सकते हैं, ऐसा बताया गया। अभी तक इन एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन के बारे में कोई भी विशिष्ट रूप से जानकारी वैज्ञानिकों के पास नहीं थी। फिर भी मेंडलीव ने ऐसे अज्ञात तत्वों को अपने आवर्त सारणी में जगह देके रख दी और उसे एक कुछ समय के लिए उसे नाम दे दिया, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन।
और उसने ये बताया कि इनका परमाणु द्रव्यमान शायद 44, 68 और 72 हो सकता है। कालांतर के बाद मेंडलीव ने जो ये भाष्य किया था, मेंडलीव ने जो इन तत्वों के बारे में जो भी जानकारी बताई थी वो सिद्ध हो गई और उनको फाइनल नाम मिल गए स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। यानी कि एका बोरॉन को स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम को गैलियम और एका सिलिकॉन को जर्मेनियम यह नाम दिया गया। यानी कि मेंडलीव के आवर्त सारणी की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि उस समय जिनकी खोज पूर्णतः नहीं हुई थी, ऐसे तत्वों के लिए भी उसने अपनी आवर्त सारणी में जगह बनाकर रखी हुई थी, ताकि जब बाद में इनकी खोज पूर्ण हो जाए तो उनको सही जगह और सही स्थान मिल सके। इसके बाद जब हीलियम, नियॉन और अर्गॉन जैसे निष्क्रिय तत्वों की खोज की गई, मैं आपको बता दूं कि नियॉन, अर्गॉन, नियॉन और हीलियम ये जो तत्व है, इन तत्वों की जो अष्टक स्थिति है ये पूर्ण हो चुकी होती है और ये अष्टक स्थिति पूर्ण होने के कारण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते और इसलिए इन तत्वों को निष्क्रिय तत्व कहा जाता है। ऐसे निष्क्रिय तत्वों के लिए जब इन ऐसे निष्क्रिय तत्वों की जब खोज की गई तो इनके लिए बनाई गई आवर्त सारणी में कहीं भी जगह नहीं रखी गई थी, क्योंकि इनके बारे में कोई भी जानकारी ज्ञात नहीं थी या इन तत्वों के बारे में इन तत्वों की कोई खोज ही नहीं हुई थी। तो जब इन तत्वों की खोज की गई तो पूरी सारणी न बदलते हुए इन तत्वों को सारणी के सबसे आखिरी में 18वें समूह में, 18वें स्तंभ में इसे जगह दे दी गई, जो कि शून्य समूह कहा जाता है। 18वां समूह जो है वो शून्य समूह कहा जाता है। इस 18वें समूह में इन निष्क्रिय गैसों को जगह दे दी गई। मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ विषमताएं भी है। ये विषमताएं आपको किताब के पेज नंबर 20 में मिल जाएंगी। यहाँ पर मेरे पास वो पेज है, आपको पेज बहुत ही क्लियर दिखता होगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी की विषमताएं मतलब उनकी कुछ त्रुटियां, कुछ गलतियां यहाँ पर बताई गई है। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें आपकी विषमताएं देखिए। कोबाल्ट और निकेल इन तत्वों के पूर्णांक में परमाणु द्रव्यमान समान होने के कारण इनके स्थान के विषय में मेंडलीव की आवर्त सारणी में संदिग्धता दिखाई देती है। कोबाल्ट और निकेल इन दोनों के भी परमाणु द्रव्यमान समान होने के कारण इनकी स्थान के बारे में आवर्त सारणी में संदिग्धता दिखाई देती है। मेंडलीव आवर्त सारणी प्रतिपादन करने के बहुत समय बाद समस्थानिकों की खोज की गई। यानी कि मेंडलीव के आवर्त सारणी पूर्ण होने के बाद समस्थानिकों की खोज की गई थी। आपको समस्थानिकों के बारे में जानकारी होगी। ये हमने समस्थानिकों के बारे में हमने कक्षा 8वीं में पहले ही पढ़ा हुआ है। ऐसे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं क्योंकि उनके न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग पाई जाती है। तो ऐसे जो समस्थानिक है, एक ही तत्व के जो समस्थानिक हैं, ऐसे समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होने के कारण ऐसे समस्थानिकों को आवर्त सारणी में स्थान किस तरह दिया जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती रही गई, क्योंकि इसके बारे में पहले विचार नहीं किया गया था। बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखे गए तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के क्रमशः वृद्धि होते हुए नहीं दिखाई दी। मतलब कि बढ़ते परमाणु द्रव्यमान तो बढ़ रहा है तत्वों का, लेकिन उनको जिस तरह से रखा गया था परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तत्वों को सारणी में रखा गया, लेकिन
इनके दो भारी तत्वों के बीच में भी और भी तत्वों की खोज हो सकती है, ये यहाँ पर सोचा नहीं गया। हाइड्रोजन का स्थान, हाइड्रोजन यह बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात, हाइड्रोजन यह हैलोजन के साथ समानता दर्शाता है। जैसे हाइड्रोजन का अणुसूत्र H2 है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन इनका भी अणुसूत्र जो है वो F2 और Cl2 इस प्रकार से लिखा जाता है। उसी प्रकार हाइड्रोजन एवं क्षारीय धातु, इनके रासायनिक गुणधर्मों में भी समानता पाई जाती है। हाइड्रोजन एवं क्षारीय धातु की क्लोरीन एवं ऑक्सीजन के साथ तैयार किए गए यौगिक अणुसूत्र में समानता दिखाई देती है। उपयुक्त गुणधर्म का विचार करने पर हाइड्रोजन का स्थान क्षारीय धातु के समूह में या हैलोजन धातु के साथ निश्चित नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपको मैं बता दूं कि जो हाइड्रोजन है, इसे इस हाइड्रोजन का जो अणुसूत्र है वो H2 है, जो कि क्लोरीन और फ्लोरीन जैसे हैलोजेंस के जैसा पाया जाता है। इसके साथ साथ जो क्षारीय धातु है, इनके साथ क्षारीय जो धातु है, इनकी और हाइड्रोजन का जो यौगिक बनाने की जो पद्धति है, ये दोनों पद्धतियाँ सेम हैं, परंतु हाइड्रोजन का स्थान अलग दिखाई देता है। यह विशेषताएं, यह विषमताएं मेंडलीव के आवर्त सारणी में पाई जाती है। ओके, अब हम देखते हैं कि आवर्त और इलेक्ट्रॉन स्वरूपन क्या होता है। अगर हमने आवर्त सारणी को ठीक से देखा, तो आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है उसे समूह कहा जाता है, और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। आवर्त सारणी में कुल 18 समूह होते हैं। मैं आपको आवर्त सारणी एक बार बता दूं सकते यहाँ पर, ये आपकी आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी में आप देख रहे हो, ये जो ऊर्ध्वाधर है इन्हें स्तंभ कहा जाता है, इन्हें समूह कहा जाता है, और ये जो क्षैतिज दिखाई दे रहे हैं इन्हें आवर्त कहा जाता है। अगर आपने ठीक से देखा तो यहाँ पर ओके, विषमताएं तो हमने देख ली थी। इलेक्ट्रॉन स्वरूपन और आवर्त देखने से पहले एक बात रह गई है यहाँ पर कि आवर्त सारणी की रचना कैसी है। तो अब मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं और विषमताएं हमने देख ली। अब हम देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्या क्या बदलाव किए गए थे, और आधुनिक मतलब मेंडलीव की आवर्त सारणी पूर्ण होने के बाद जो भी त्रुटियां हैं, उन सभी त्रुटियों को सही करने के बाद ये आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई थी। इस आधुनिक आवर्त सारणी का नियम यह है कि तत्वों के गुणधर्म यह उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। इसका नियम क्या है कि तत्वों के गुणधर्म यह यह उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं। ये आधुनिक आवर्त सारणी का नियम है। अब हम देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी की रचना कैसे होती है। मैंने आपको अभी अभी आवर्त सारणी दिखाई थी कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां होती है और 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं। ये आप यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां होती है जिसे आवर्त कहा जाता है, और 18 समूह होते हैं या 18 स्तंभ होते हैं जिन्हें
समूह कहा जाता है। ये 18 स्तंभ है, आप देख सकते हो यहाँ पर 18 तक गिनती गिनाई गई है। ये 18वां समूह या 18वां स्तंभ है। 7 क्षैतिज पंक्तियाँ जिसे आवर्त कहा जाता है और 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर इनके कुछ खंड किए गए हैं, भाग किए गए हैं आवर्त सारणी के, विभाजित किया गया है इनको। एस आवर्त सारणी, एस खंड, फिर 1 से 2 तक 1 और 2, ये 2 है एस खंड। उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये है पी खंड। और फिर बीच में आता है 3 से लेकर 12 तक डी खंड। और नीचे ये है लेंथेनाइड और एंटीनाइड श्रेणी जो कि है एफ खंड। इस प्रकार से आवर्त सारणी की रचना की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आवर्त सारणी में यहाँ पर इस तरह इस जगह पर ये जो है यहाँ पर ये सारे धातु हैं। उसके बाद आप देख सकते हो तो ये जो यहाँ पर जगह है ये सारे अधातु है। और इसके बाद ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ना इधर, ये यहाँ बीच में जो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें दिखाई दे रही है ये है धातु सदृश तत्व। लाल रंग से जो चौकट बनी है वो सारे धातु है। हरे रंग की जो चौकट बनी है वो सारे अधातु है। और ये जो पर्पल कलर यानी कि जामुनी रंग से जो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें दिखाई दे रही है उनके बीच में सारे धातु सदृश तत्व पाए जाते हैं। मैंने आपको बहुत आसान बना के दिया हुआ है, इसे आप ध्यान में रखें, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियाँ और 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ पाए जाते हैं। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं और स्तंभों को समूह कहा जाता है। 7 क्षैतिज पंक्तियों के अतिरिक्त 2 स्वतंत्र पंक्तियां नीचे की तरफ दर्शाई गई है। आपने देखा होगा जो मैंने आपको एफ खंड दिखाया था वो नीचे की एक्स्ट्रा अतिरिक्त स्वतंत्र पंक्तियां हैं जिन्हें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहा जाता है। आवर्त सारणी में कुल 118 तत्वों के लिए स्थान दिया गया है। आवर्त सारणी को एस, खंड पी, खंड डी और खंड एफ में वर्गीकृत किया गया है। देखिए इन खंडों में कौन से समूह समाविष्ट है। एस खंड जो 1 और 2 समूह है मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद पी खंड जो कि 13 से लेकर 18 तक का है। फिर डी खंड जो कि 3 से 12 तक का है। और एफ खंड जो नीचे की तरफ होता है जिसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के धातु पाए जाते हैं। उसके बाद 5 नंबर का पॉइंट दिया हुआ है कि आवर्त सारणी की जो बाई तरफ है मैंने आपको दिखाया था आपकी आवर्त सारणी में इस तरफ बाई तरफ जो है वो धातु है और दाहिनी तरफ अधातु है। और जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं दिखाई दी है वो धातु सदृश तत्व होते हैं। ये जो मैंने आपको शॉर्ट में और बहुत ही कम लाइनों में आधुनिक आवर्त सारणी की रचना बताई है इसे आपने ध्यान में रखना है। परीक्षा में ये इम्पोर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। मैंने आपको 5 पॉइंट्स में पूरी आवर्त सारणी की रचना बताई है, इसे आप ध्यान में रखें। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले क्लास में हम आवर्त और इलेक्ट्रॉन स्वरूपन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दिए गए नोट्स आपने अपनी नोटबुक्स में लिख के रखने हैं। और मैंने आपको पिछले क्लास में भी कहा था कि जो आधुनिक आवर्त सारणी का जो चित्र है, जो पूरी सारणी आपको बताई गई है, ये सारणी आपने लिख कर रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका फ़ोटो निकाल के आप इसे अपने स्टडी टेबल के पास
लगा दो ताकि आप इसे देख सको और आपको समझ में आए कि आवर्त सारणी किस प्रकार से, इसका नियम क्या है और इसकी रचना कैसे की गई है। धन्यवाद।